नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CAPF साइंस पॉइंट में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2022 एग्ज़ाम के साइंस के क्वेश्चनों का एनालिसिस। सबसे पहले हम बता दें, CAPF साइंस पॉइंट प्लेटफॉर्म है उन सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम, CISF असिस्टेंट कमांडेंट LDC एग्ज़ाम, NDA, CDS एंड अदर डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो सेट है वो है सेट ए। सबसे पहले हम बायोलॉजी वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस करेक्टली रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स रेस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन का जो सोर्स है क्लास 9th NCERT चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के पेज नंबर 62 पे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो सोर्स है ये मतलब डायरेक्टली तो नहीं UPSC ने पूछा है, इनडायरेक्टली पूछा है। अगर हम इन 2-3 पैराग्राफ्स को पढ़ते हैं तो इसका कंसेप्ट हमें इन 2-3 पैराग्राफ्स में मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो होगा न्यूक्लियोइड एंड क्रोमेटिन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइजोसोम्स आर सेक्स ऑफ द सेल फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दिस डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय। हमारे को ऑप्शन दे रखे हैं गोल्गी बॉडी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम इटसेल्फ। अब इसका जो सोर्स है वो भी क्लास 9th NCERT चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के पेज नंबर 65 पे साफ साफ दिया हुआ है। पे ये माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर एक पैराग्राफ है, वहाँ पे देखिए हम यहाँ पढ़ते हैं, लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, दिस एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। इसका जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द सेल्स ऑफ अ मेरिस्टेम ऑफ अ प्लांट। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल, लार्ज न्यूक्लियाई एंड एब्सेंस ऑफ वैक्यूल्स। ये क्वेश्चन एज इट इज़ UPSC का एक एग्ज़ाम होता है जियो साइंटिस्ट, उसके 2020 से रिपीट है, एज इट इज़ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका हम सोर्स दिखाते हैं आपको। ये क्लास 9th NCERT के चैप्टर नंबर 6 टिश्यू के पेज नंबर 70 है। पेज नंबर 70 में परमानेंट टिश्यू से ऊपर एक पैराग्राफ दिया हुआ है। ये मेरिस्टेम टिश्यू के सेल्स के स्पेसिफिकेशंस को ही बता रहा है जो हमारे से क्वेश्चन पूछा गया था। एज द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी एक्टिव, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोज वॉल्स की जगह UPSC ने सेल वॉल दिया है। और ये हमें पता है कि सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से ही बनती है। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, प्रोमिनेंट मतलब होता है जो हमें ईजिली विजिबल हो, और प्रोमिनेंट का मतलब होता है लार्ज न्यूक्लियाई। तो UPSC ने प्रोमिनेंट ना दे के लार्ज न्यूक्लियाई लिख दिया है, और साथ में दे लैक वैक्यूल्स। जब हम इसको पढ़ेंगे तो वो हमारे को उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, किंग कोबरा, टर्टल, कैमिलियन, क्रोकोडाइल। इसका जो सोर्स है वो है क्लास 9th की NCERT चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पेज नंबर 93 पे। ये चारों ही जो हैं वो रेप्टिलिया जो हैं वो रेप्टाइल कैटेगरी से हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं रेप्टाइल कैटेगरी जो होती है उनके पास या तो 3 चैम्बर हार्ट होता है, और कुछ के पास क्या होता है 4 चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें से एक है क्रोकोडाइल जिसपे 4 चैम्बर हार्ट होता है, और मैक्सिमम के पास क्या होता है 3 चैम्बर हार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा
वो होगा क्रोकोडाइल। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्या कह रहा है, वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायर्ड कैरेक्टर्स इनटू क्रॉप वेराइटीज इज हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस प्रोसेस देयर इज क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसिंग विल नॉट रेफर टू हाइब्रिडाइजेशन। ये क्वेश्चन ये इस क्वेश्चन का जो सोर्स है वो क्लास 9th के चैप्टर नंबर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के पेज नंबर 204 पे दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, पेपर में यूपीएससी ने ये लाइन को तो हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, इसको उन्होंने यूज़ किया है। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा कि कौन सी क्रॉसिंग जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में रिप्रेजेंट नहीं होती। तो अब देखिए, इस पैराग्राफ में हमारे को 3 क्रॉसिंग दे रखी हैं, एक है इंटरवेराइटल, एक है इंटर स्पेसिफिक, एक है इंटर जेनरिक। और यूपीएससी ने एक अनदर जो उसका ऑप्शन सेट किया है वो है इंट्रा जेनरिक। ठीक है, अब देखिए, इंटर वेराइटल जो होता है वो बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज़ होता है, इंटर स्पेसिफिक बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीनस, और इंटर जेनरिक होता है बिटवीन डिफरेंट जेनरा। ठीक है, अब यूपीएससी ने इस चैप्टर को अगर पुट आउट किया है तो अदर अनदर एग्ज़ाम जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें वो इन तीनों ऑप्शंस, इन तीनों के बारे में भी पूछ सकती है। तो कि कौन सा क्रॉसिंग जो रेफ़र करता है हाइब्रिडाइजेशन को, वो 3 है, इंटर वेराइटल, इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनिक। इंट्राजेनिक नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वो क्या कह रहा है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स depending on the requirements plant nutrients are classified as micronutrients and macronutrients, which one of the following is an example of a macronutrients। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मैग्नीशियम। बाकी जो तीनों ऑप्शन यूपीएससी ने जो सेट किए हैं वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसका जो सोर्स है वो है क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 15, जिसका चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जो पेज नंबर 206। देखो दोस्तों, पेज नंबर 206 पे एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल पे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में दिया हुआ है, और यही हमसे यूपीएससी ने क्वेश्चन में पूछा है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा मैग्नीशियम। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन सॉइल and develop into new plants. This is an example of which one of the following types of reproduction। ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन और रीजनरेशन। इसका जो सोर्स है वो है क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, पेज नंबर 132 पे दिया हुआ है। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में पेज नंबर 131 पे 8.2.5 में वेजिटेटिव प्रोपागेशन दिया हुआ है, और इसी का ही एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। जो लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम है उसमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन ही होता है। देखिए, जो यूपीएससी ने जो लाइन पूछी है वो सेम लाइन इधर दी हुई है, सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। यही लाइन यूपीएससी ने पूछा है और हमसे बताना था कि इनमें कौन किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो जैसा कि दोस्तों अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 18 का सोर्स, तो जिसके कारण हमें पता चल गया कि इस क्वेश्चन में जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कौन सा है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 वो कह रहा है कि फ्लोएम टिश्यूज आर मोस्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, ऑप्शंस दे रखे हैं उसने, वाटर, ऑक्सीजन, मिनरल्स और फूड। इसका जो आंसर होगा वो है फूड। इसका सोर्स क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 टिश्यू, पेज नंबर 73 पे दिया हुआ है। पेज नंबर 73 पे
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के एक पैराग्राफ में एंड पे ये दिया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर। यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों इसी के साथ बायो के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो है फिजिक्स का। इसमें क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो कह रहा है, टू ऑब्जेक्ट्स एक्स एंड वाई हैव इक्वल मास एंड आर मूविंग विथ स्पीड्स u एंड 3u रेस्पेक्टिवली, देयर काइनेटिक एनर्जीज दे रखी हैं के एक्स एंड के वाई, उनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दो ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, एक है ऑब्जेक्ट एक्स और एक है वाई। दोनों का मास इक्वल दे रखा है, एक की वेलोसिटी दे रखी है u और एक की वेलोसिटी क्या दे रखी है 3u, और हमें उनके बीच उनकी काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन निकालना है। तो जैसा कि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर के बराबर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं मास हमारा इक्वल है, मास इक्वल है तो ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, मास हमारा जब कांस्टेंट है तो यहाँ से क्या होएगा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है के एक्स और एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या है के वाई। तो इनके आपस में हम रिलेशन कर सकते हैं, एक की वेलोसिटी दे रखी है u और एक की दे रखी है 3u। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया इनका स्क्वायर। अब u से u कट गया तो के एक्स अपॉन में के वाई इज इक्वल टू 1/9। तो यहाँ से के वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 इंटू के एक्स। ये रिलेशन आ गया हमारे में दोनों ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देखा, वो है आंसर नंबर सी, 9k x इज इक्वल टू के वाई। ये दोनों ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो दोस्तों इसका जो सोर्स है वो है क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन, पेज नंबर 139 पे। अब जैसा कि हमें पता है प्रेशर जो होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपॉन एरिया ऑफ द सरफेस। अब जब हम इसमें अब फोर्स की जब यूनिट पुट करेंगे तो न्यूटन, और एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एक यूनिट तो हमारे पास ये आ गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और पास्कल और बार एक यूनिट होती है प्रेशर की। तो जो हमारा ऑप्शन जो नहीं होगा वो क्या होगा, जूल पर मीटर स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है क्वेश्चन नंबर 22। अब ये क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ कन्वेक्स लेंस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमें पता है वाटर और ग्लास तो लेंस में यूज़ होता ही है, और जो सैफायर है वो यूज होता है किस लिए, लेंस में यूज़ होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, साथ में ये स्क्रैच रेजिस्टेंस उसको लेंस को बनाने के लिए ये यूज़ होता है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन कह रहा है द ऑप्टिकल फेनोमेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्कैटरिंग। ये क्वेश्चन 2022 के CISF AC LDC एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। इसका जो सोर्स है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, पेज नंबर 197 पे। दोस्तों UPSC के सभी एग्ज़ाम्स में जो एंड में ये जो समरी बॉक्स होता है चैप्टर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसमें से क्वेश्चन UPSC हमेशा एज इट इज़ पुट आउट करती है। जैसा कि अभी हमने देखा है कि क्वेश्चन जो आया है ब्लू कलर ऑफ स्काई, देखिए दोस्तों इसमें प्रॉपर एक
लाइन लिखी हुई है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कॉजेज द ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड द रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। ये क्वेश्चन CAPF 2022 में भी आया है और CISF ACLDC 2022 में भी सेम लाइन को पूछा गया है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रिकल द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। ऑप्शंस हमें दे रखे हैं वोल्ट मीटर, एमीटर, मोटर और जनरेटर। इसका जो सोर्स है वो है क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पेज नंबर 239। देखो दोस्तों, पेज नंबर 239 पे जो समरी बॉक्स है उसमें साफ साफ दिया गया है कि जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। ये क्वेश्चन CAPF 2022 में आया है। उससे पहले ये क्वेश्चन CISF 2021 में पूछा जा चुका है। ये एज इट इज़ रिपीट हुआ है CAPF 2022 में। जैसा कि अभी हमने देखा, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा वो होगा जनरेटर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज 2 मीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस? तो अब हमें पता है पावर क्या होता है, 1/फोकल लेंथ। जब फोकल लेंथ मीटर में हो, अब हमें फोकल लेंथ कितना दे रखा है कनकेव लेंस का, तो 1/2 पावर हो गया। पावर क्या हो गया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 डायोप्टर आ जाएगा, क्योंकि पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। फोकल लेंथ हमें माइनस में जैसे हमें पता है कि कनकेव क्वेश्चन में कनकेव लेंस दिया गया है, तो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है और पावर भी नेगेटिव होती है। तो दो ऑप्शन हम देखते ही एलिमिनेट कर सकते थे, सी और ए। तो जो हमारा आंसर था वो होना था बी और डी में। तो जो अब हमारा आंसर निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। वैसे अगर हम इस सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन जो है वो NDA 2020 में पूछा गया है। इसका जो सोर्स है क्लास 10th में चैप्टर नंबर 10, क्लास 10th NCERT में चैप्टर नंबर 10 लाइट चैप्टर में पेज नंबर 184 में पावर के बारे में बताया गया है। तो वहीं से ये फॉर्मूला है, पावर जो होता है 1/फोकल लेंथ। तो उसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमें पता है कनकेव लेंस का फोकल लेंथ और पावर दोनों क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ये कह रहा है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है शार्पली, एकदम से बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन CAPF 2022 में आने से पहले NDA 2020 में भी पूछा जा चुका है। CDS 2022 के फर्स्ट जो पेपर होता है CDS का, उसमें भी पूछा जा चुका है। और जो इसका सोर्स है क्लास 10 क्लास 10 के NCERT का चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के पेज नंबर 238 पे दिया हुआ है। अभी हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, पेज नंबर 238 पे यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि जब शॉर्ट सर्किट की सिचुएशन होगी तो करंट इन द सर्किट एब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है। और एक ये क्वेश्चन पीछे जो एक्सरसाइज है वहाँ पे भी दिया गया है कि एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस हैवी। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन एज इट इज़ CDS 2020 के जो सेकंड पेपर होता है उससे रिपीट है। उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था और CAPF 2022 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस बाई 2 टाइम्स देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल चेंज बाई अ फैक्टर ऑफ। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। जैसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 जो कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ अ जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो 2 टाइम चेंजेस बाई 2 टाइम्स, तो हमें जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हो रहा है वो बताना है। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है 12 mv²। ठीक है दोस्तों,
तो अब हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv²/2। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मास का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m²v²/2m, या फिर हम इसको लिख सकते हैं mv²/2m। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता है कि मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम, तो ये आ गया p²/2m। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन आ गया। जैसा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मास जो है वो है कांस्टेंट है। जब मास कांस्टेंट है, ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोमेंटम के स्क्वायर के। ठीक है दोस्तों, फिर इस रिलेशंस को हम दो ऑब्जेक्ट्स के लिए लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन में काइनेटिक एनर्जी, जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू मोमेंटम 1 अपॉन में मोमेंटम 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, अब हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन में काइनेटिक एनर्जी 2। अब मोमेंटम क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, कि अगर पहले मोमेंटम p था, अब डबल हो गया तो क्या हो गया, 2p हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन में काइनेटिक एनर्जी 2, अब देखिए इससे कट गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 आ गया। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी 2 होगा वो क्या आ जाएगा, 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी 1। तो जो नया काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो इनमें रिलेशन जो आ गया, जब हम मोमेंटम को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में इतना चेंज आता है। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, चेंजेस बाई अ फैक्टर 4। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन, कि जब लीनियर मोमेंटम ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट अगर जब 2 टाइम्स होता है तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है वो बाई अ फैक्टर ऑफ 4 आता है। तो इसी के साथ इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। इसी के साथ फिजिक्स के क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, वो है केमिस्ट्री। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री पार्ट, जिसमें क्वेश्चन नंबर सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस। ये क्वेश्चन जो है CDS 2 2020 में भी पूछा जा चुका है, उससे रिपीट है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो सोर्स है वो है क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के पेज नंबर 41 पे दिया हुआ है। इसका जो आंसर होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा। दोस्तों, अभी हम आपको दिखाते हैं इस क्वेश्चन का सोर्स। दोस्तों, एग्ज़ाम CAPF में भी ये CAPF में जो पूछा था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन होता है, सबसे पहले हम बताते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। जो एसिड और बेस दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं वो होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स हमें यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों जो हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है क्वेश्चन नंबर 29। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पंजी व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन भी पहले NDA 2020 में पूछा जा चुका है। ये क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पेज नंबर 31 पे दिया हुआ है। अभी हम इसका सोर्स देखते हैं। दोस्तों, पेज नंबर 31 क्लास 10th NCERT
पे जब हम यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ते हैं, वहाँ पे एक साफ साफ लाइन लिखी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग द सॉफ्ट एंड स्पंजी। यही क्वेश्चन हमसे CAPF 2022 में पूछा हुआ है। उससे पहले यही क्वेश्चन, यही लाइन हमसे NDA फर्स्ट एंड 2 2020 में पूछी जा चुकी है। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें जो कह रहा है कि बोरेक्स इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसका जो आंसर है वो है सोडियम कार्बोनेट। इसका जो सोर्स है वो है क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, पेज नंबर 32। दोस्तों क्लास 10th NCERT में हम पेज नंबर जब 32 खोलते हैं, उसमें दे रखा है साफ साफ यूजेस ऑफ वाशिंग सोडा में कि इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एस बोरेक्स। और यही चीज़ हमसे पूछा है कि बोरेक्स किस। दोस्तों जैसा अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 35, बोरेक्स का सोर्स देखा, तो इसका जो बोरेक्स किससे बनता है, सोडियम कार्बोनेट से। अगर फ्यूचर एग्जाम्स में अगर वो बोरेक्स का फॉर्मूला पूछ ले हमें, तो ये हमें पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7.10H2। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 36। सिनाबार इज एन ओर ऑफ मरकरी, जिंक, कॉपर और लेड। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है मरकरी। ये क्वेश्चन भी NDA 2 2021 से रिपीट है CAPF 2022 में। इसका जो सोर्स है वो है क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल, पेज नंबर 51 पे। अब हम इसका सोर्स देखते हैं। दोस्तों पेज नंबर 51 पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सिनाबार, जिसे हम जो HGS होता है वो और है मरकरी का। यही हमसे पूछा गया है CAPF 2022 में। उससे पहले ये क्वेश्चन NDA 2 2021 में पूछा जा चुका है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वह है क्वेश्चन नंबर 37। ये कह रहा है वाइट गोल्ड इज़ एन एलॉय ऑफ। इसका जो आंसर होगा गोल्ड, निकल एंड पैलेडियम। ये क्लास 9 10th NCERT में तो दिया नहीं है, पर UPSC ने, जैसा कि अभी तक हमने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो NCERT से पुट हैं, पर कुछ क्वेश्चन जो है वो UPSC वो उसका सोर्स, एक दो क्वेश्चनों का सोर्स NCERT के अलावा भी रहता है। ठीक है दोस्तों, पर अगर हम मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर हम 80-90% क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा स्कोर काफ़ी अच्छा रहता है एग्ज़ाम्स में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ये कह रहा है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स कैन बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। तो इसका जो आंसर है वो है निकल। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इससे पहले NDA 1 2021 में भी पूछा जा चुका है। इसका जो सोर्स है वो है क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पेज नंबर 71 पे दिया हुआ है। दोस्तों जैसे कि अभी हमसे पूछा है कि क्वेश्चन में पूछा है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ये जो है एडिशन रिएक्शन का, ये जो रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन है, और निकल कैटलिस्ट इसमें यूज़ होता है हाइड्रोजन। अब उसने हमसे हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन पूछा है, और ये देखिए सर दोस्तों कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसको हम अल्कीन कहते हैं। जब इसमें हाइड्रोजन ऐड किया तो स्ट्रक्चर इस तरह से बन गया। ठीक है दोस्तों, तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, निकल कैटलिस्ट के माध्यम से जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस लिप लैम्प। ये पूछ रहा है इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शंस हमें दे रखे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। इससे पहले ये इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन जो है वो NDA 1 2021 और CDS फर्स्ट 2021 में पूछा जा चुका है। NDA फर्स्ट 2021 में हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें
बस ऑप्शंस अलग थे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जगह एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिया हुआ था। और हमें ये भी पता है कि कॉम्बिने जितनी जो सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं वो क्या होती हैं, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें हीट इवॉल्व होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका सोर्स देखते हैं। इसका जो सोर्स है वो है क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पेज नंबर 6 पे। दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विक लाइम या इसको हम लाइम भी बोलते हैं, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेट लाइम या लाइम वाटर बोलते हैं। ये एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्योंकि आप यहाँ देखते हैं जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट होता है वाइग्रसली विथ वाटर तो स्लेट लाइम प्रोड्यूस होता है, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जैसा कि मैंने अभी हम आपको बताया कि जिसमें हीट ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और वही क्या होती हैं, जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है सारी क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें दो और उससे ज़्यादा रिएक्टेंट जब ऐड होते हैं तो जब हमें सिंगल प्रोडक्ट मिले तो वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, इसलिए एग्जांपल किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 40। ये क्वेश्चन कह रहा है द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। देखिए हम अब ऑप्शंस देखते हैं। 37 नैनोमीटर दे रखा है, 37 पिकोमीटर दे रखा है, 17 पिकोमीटर और 57 पिकोमीटर। देखिए दोस्तों यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, इसमें हमें ऑप्शंस के एलिमिनेशन को भी सीखना होता है। अब देखिए यहाँ पे 37 है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे आंसर की होने की इन्हीं दो ऑप्शंस में है। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो आंसर है वो है, तो हम इनको ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि बाकी ऑप्शंस हम हटा सकते हैं। यूपीएससी हमेशा ऑप्शन से भी खिलाती है। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 37 पिकोमीटर। इसका जो सोर्स है वो है क्लास 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पेज नंबर 88। दोस्तों अभी हम इसका सोर्स, दोस्तों इस क्वेश्चन में काफ़ी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं इसका आंसर 57 पिकोमीटर होगा, कुछ कह रहे हैं इसका आंसर 53 पिकोमीटर होगा। पर यूपीएससी जो है वो हमेशा आंसर उस ऑप्शन को मानती है जो एनसीईआरटी में दिया होता है। अब देखिए पेज नंबर 88 पे साफ लिखा हुआ है द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ 37 पिकोमीटर। तो जो यूपीएससी इसका जो आंसर मानेगी वो इस आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, इसका 37 पिकोमीटर ही होगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसी के साथ हमारे जो साइंस के क्वेश्चनों का एनालिसिस है सीएपीएफ 2022 एग्ज़ाम्स का वो ख़त्म होता है। और अभी हमने देखा कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो साइंस में पूछे गए हैं उनका सोर्स जो है वो एनसीईआरटी है, और वो ज़्यादातर जो हैं वो क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स ऑफ जो डिफरेंट यूपीएससी एग्ज़ाम्स है उनसे रिपीट हैं। इसलिए दोस्तों यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी के साथ डिफरेंट यूपीएससी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आप डिस्कशन में देख रहे हैं। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले कुछ दिनों में हम यूपीएससी की जनरल साइंस को सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, जय हिंद।